हेलो स्टूडेंट, हम लोग 10th क्लास के जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों में समन्वय व नियंत्रण चैप्टर देख रहे थे और इस चैप्टर के पार्ट 1 के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र के द्वारा कैसे जीवों में समन्वय व नियंत्रण किया जाता है तथा न्यूरॉन का सचित्र चित्र तथा उसकी कार्यविधि पर हम लोग चर्चा किए थे। इसके अंतर्गत हम लोग देखे थे कि कैसे एक न्यूरॉन जंतुओं के शरीर में संवेदनाओं को प्राप्त करता है और उन संवेदनाओं को कैसे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तो पुनः उसको हम लोग एक बार रिवीजन करते हुए चलते हैं। देखिए, जो यह डेंड्रान होता है वह डेंड्रान क्या करता है, हमारे शरीर के अंगों से जो भी घटनाएं घटित होती है, जो भी पर्यावरण में अनुक्रियाएं होती है, उसको एक संवेदना के रूप में उसे प्राप्त करता है। कहने का अर्थ यह है कि जैसे कि हमारे पैरों में यदि कील गड़ जाता है तो यह जो सूचना होता है वह सूचना के रूप में डेंड्रॉन प्राप्त करता है, इसको विद्युत संकेत में परिवर्तित कर देता है और विद्युत परिवेश संकेत में परिवर्तित करने के बाद इसको कोशिकाएं, जो कि न्यूरॉन का मुख्य भाग होता है, वहां पर पहुंचाने का काम करता है। न्यूरॉन क्या करता है कि न्यूरॉन इसको विद्युत आवेश में परिवर्तित कर देता है और यह विद्युत आवेश कहाँ चला जाता है, तंत्रिकाक्ष, चाहे जिसको हम लोग एक्सॉन के नाम से भी जानते हैं, यह एक्सॉन के माध्यम से होते हुए सिनेप्टिक घुंडियों तक जाता है और सिनेप्टिक घुंडियां उसको रासायनिक पदार्थ में परिवर्तित कर देती हैं। रासायनिक पदार्थ किस में परिवर्तित होता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर में परिवर्तित होता है। यह रेनबियर कोड नहीं होता है, रेनबियर नोड होता है। सॉरी, यह गलती हो गया था। अब यहां पर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वह क्या होता है, यह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचता है और इस तरह से वह कहां पहुंच जाता है, तो मेरु रज्जु से होते हुए वह तंत्रिका तंत्र में पहुंचता है, यानी मस्तिष्क में पहुंचता है तथा मस्तिष्क के द्वारा उस प्राप्त सिग्नल का अध्ययन किया जाता है और अध्ययन करने के उपरांत क्या निर्देश देना है वह निर्देश भी इन्हीं न्यूरॉनों के माध्यम से हमारे अंगों तक आता है तथा हमारा अंग क्या करता है, उस प्रकार के प्रतिक्रिया या प्रतिवर्ती क्रिया करता है। तो इसी प्रकार से यह न्यूरॉन काम करता है। अब इसके आगे हम लोग पहुंचते हैं कि इसके आगे जो तंत्रिका तंत्र होता है या कहें कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कार्य कैसे करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करें, तंत्रिका तंत्र, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण किससे होता है, तो मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु से होता है। मेरु रज्जु से होता है। मस्तिष्क क्या है, तो यह हम लोग मानवों के विषय में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जंतुओं में ही तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, पादपों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। और हम लोग यहाँ पर मानव तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। अगर मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क 3 भागों में बटा हुआ है, जो कि मुख्य रूप से समन्वय व नियंत्रण का कार्य करता है। मस्तिष्क क्या करता है, हमारे शरीर के मुख्य समन्वय व नियंत्रण केंद्र है। यह भी 3 भागों में बटा हुआ है, अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क तथा तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क, जो अग्र मस्तिष्क होता है वह अग्र मस्तिष्क कार्य क्या करता है, जो भी संवेदनाएं प्राप्त होती हैं
उसका अध्ययन करता है। यानी कि सोचने विचारने की बात करें, चाहे घृणा की बात करें, प्रेम की बात करें, चाहे हृदय की स्पंदन की बात करें, सबका नियंत्रण अग्र मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। और अग्र मस्तिष्क ही संबंधित केंद्रों को, संबंधित प्राप्त सूचनाओं को अध्ययन करता है और अध्ययन करने के बाद अंगों को प्रतिवर्ती क्रिया करने के लिए आदेश करता है। अगर हम मध्य मस्तिष्क की बात करें तो मध्य मस्तिष्क क्या करता है, तो मध्य मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित व संतुलित करता है, नियंत्रित व समन्वित करता है, समन्वित करता है, सॉरी, ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि पश्च मस्तिष्क क्या करता है, तो पश्च मस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित व समन्वित करता है। तो अग्र मस्तिष्क, इस पर भी कर लेते हैं, सोचने, समझने, हृदय स्पंदन, श्वसन, भोजन, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या इत्यादि का नियंत्रण व समन्वय अग्र मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। यानी जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु से होता है। और मस्तिष्क जो होता है वह मानवों के शरीर में मुख्य समन्वय व नियंत्रण का केंद्र होता है। यह मस्तिष्क जो होता है 3 भाग में बटा हुआ है, या इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक को अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क क्या कार्य करता है, तो यह सोचने और समझने का कार्य करता है, विचार करने का कार्य करता है। यह हृदय के स्पंदन को भी नियंत्रित करता है, यह श्वसन को भी नियंत्रण करता है, भोजन को भी नियंत्रित करता है। और मानवों के अंतर्गत जो प्रेम होता है, घृणा होता है, ईर्ष्या होती है, इस सब का नियंत्रण व समन्वय अग्र मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। अगर हम मध्य मस्तिष्क की बात करें तो जो भी हमारे शरीर के अंतर्गत अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, वह अनैच्छिक क्रियाओं का समन्वय व नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो मध्य मस्तिष्क के द्वारा होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर कहें तो पश्च मस्तिष्क, तो पश्च मस्तिष्क क्या कार्य करता है, तो जितनी भी हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे मैं लिखना, पढ़ना, चलना, दौड़ना, यह जो सामान्य क्रियाएं होती हैं जो हमारी इच्छाओं पर निर्भर करती हैं, वह किसके द्वारा किया जाता है, वह पश्च मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। तो मेरु रज्जु का कार्य क्या है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि जो पश्च मस्तिष्क होता है, पश्च मस्तिष्क में महारंध्र के माध्यम से यह बाहर निकलता है, और बाहर निकलकर जो कशेरु दंड होता है, वह कशेरु दंड में मेरु रज्जु फैला हुआ होता है। कशेरु दंड, इसको मेरुदंड भी बोला जाता है। मेरुदंड में यह क्या होता है, फैला होता है। क्योंकि कशेरु दंड क्या होती है, कशेरु दंड खोखला एक संरचना होती है जिसमें तंत्रिका नाल पाया जाता है, तंत्रिका नाल पाया जाता है। और इस तंत्रिका नाल के अंतर्गत मेरु रज्जु पाया जाता है। यह जो मेरु रज्जु है, इसी को स्पाइनल कार्ड कहा जाता है, इसी को स्पाइनल कार्ड कहा जाता है। यह क्या होता है, तो ये इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य यह होता है कि यह जो भी संवेदनाएं तंत्रिकाओं के द्वारा पहुंचाई जाती है, इन्हीं के माध्यम से वह मस्तिष्क में पहुंचता है। यानी कि मेरु रज्जु ही संवेदनाओं को मस्तिष्क को पहुंचाने का
काम करता है तथा मस्तिष्क से जो भी नियंत्रण के लिए आदेश प्राप्त होता है वह अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी यह दो कार्य करता है। जो भी सूचनाएं, चाहे आगत सूचनाओं की बात करें, आगत सूचनाओं की बात करें, चाहे निर्गत सूचनाओं की बात करें, चाहे आगत सूचनाओं की बात करें चाहे निर्गत सूचनाओं की बात करें, दोनों ही सूचनाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो यह मेरु रज्जु ही करता है। और मेरु रज्जु कहाँ पाया जाता है? तो जो कशेरुदंड होता है, जो मेरुदंड होता है, वह खोखली एक संरचना होती है और उस खोखली संरचना के मध्य में तंत्रिका नाल पाया जाता है और उस तंत्रिका नाल में ही क्या पाया जाता है? मेरु रज्जु पाया जाता है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। यह दो कार्य करता है, यानी कि आगत तथा निर्गत सूचनाओं को पहुंचाने का काम करता है, पहुंचाने का कार्य करता है, तथा दूसरा कार्य क्या करता है? तो दूसरा कार्य करता है प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित व समन्वित करता है, नियंत्रित व समन्वित करता है। तो यह हुआ कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण किससे हुआ है? तो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से मिलकर के हुआ है। मस्तिष्क के विषय में हम लोग अभी पढ़े। मेरुरज्जु क्या होता है? तो मेरुरज्जु को स्पाइनल कॉर्ड के भी नाम से जानते हैं। यह कहाँ पाया जाता है? तो कशेरुदंड के मध्य में जो खोखली संरचना पाई जाती है उसी में तंत्रिका नाल पाया जाता है और उस तंत्रिका नाल में क्या होता है? मेरुरज्जु पाया जाता है। अगर मेरुरज्जु की बात करें तो मेरुरज्जु 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर के बना होता है। 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो यह हुआ मेरुरज्जु और इसी के माध्यम से हमारे शरीर के अंतर्गत क्या होता है? समन्वय व नियंत्रण का कार्य होता है। अब हम लोगों को यह देखना है, यह तो तंत्र के द्वारा समन्वय व नियंत्रण की हम लोग बात कर रहे थे। अब हम लोग बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा कैसे समन्वय व नियंत्रण होता है। अंतःस्रावी तंत्र, तो हम जैसा कि हमने बोला था कि अंतःस्रावी तंत्र को ही रासायनिक तंत्र भी बोला जाता है, रासायनिक तंत्र भी बोला जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियां, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो कि एक विशेष रसायन या कहें कि एक विशेष प्रकार के पदार्थ को स्रावित करती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है। हार्मोन कहा जाता है। हार्मोन क्या होता है? तो हार्मोन को हक्सले ने रासायनिक दूत कहा है। यह हमारे शरीर को, यानी हार्मोन क्या करते हैं? हमारे शरीर में समन्वय व नियंत्रण का कार्य करते हैं, नियंत्रण का कार्य करते हैं। यह कहां से स्रावित होते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा यह स्रावित होते हैं। अब अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, इसको हम लोग पहले जानते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं। क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती हैं? एक पदार्थ को स्रावित करती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं या हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन क्या कार्य करता है? तो हमारे शरीर में समन्वय व नियंत्रण का कार्य करता है। इसको हक्सले महोदय ने, इसी कार्य के कारण हक्सले महोदय ने इन्हें क्या कहा? रासायनिक दूत कहा। यह जो हार्मोन होता है किससे बना होता है, इसको भी देख लेते हैं। हार्मोन, तो हार्मोन एस्टेरॉयड भी होता है, एस्टेरॉयड प्रोटीन से भी बना होता है तथा अमीनो अम्ल से भी बना होता है। जो एड्रिनल
एड्रिनल कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स के द्वारा हार्मोन्स स्रावित होता है वह स्टेरॉयड होता है। जबकि जो पीयूष ग्रंथियों, जिसको हम लोग पढ़ेंगे अभी, जो पीयूष ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है वह प्रोटीन से निर्मित होता है। जबकि अगर थायराइड तो ग्रंथि का नाम है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स होता है वह किससे निर्मित होता है, तो अमीनो अम्ल से निर्मित होता है। यानी कहें कि हार्मोन जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है और सीधे हमारे रक्त के माध्यम से प्रवाहित होता है, वह किसका बना होता है, तो हार्मोन्स 3 प्रकार के पदार्थों से बना होता है, स्टेरॉइड, प्रोटीन तथा अमीनो अम्ल। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा हार्मोन्स स्रावित होता है वह स्टेरॉइड होता है। जबकि जो पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं, हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियों की जब अध्ययन करेंगे तो उसके दौरान इस पीयूष ग्रंथि का भी अध्ययन करेंगे। यह किससे बना होता है, तो प्रोटीन से बना होता है। जबकि जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन किससे बना होता है, तो अमीनो अम्ल से बना होता है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो कि हार्मोन्स को स्रावित करती हैं, तो यह ग्रंथियां क्या हैं? यह ग्रंथियां क्या है? तो पहले हम लोग ग्रंथि को समझते हैं। ग्रंथियां विशेष प्रकार की कोशिकाओं विशेष प्रकार की कोशिका अथवा कोशिकाओं के समूह से निर्मित होती हैं जो जीवों के शरीर में होने वाले जैव प्रक्रिया में सहायता देने के लिए रासायनिक पदार्थ जैसे हार्मोन, एंजाइम तथा लुब्रिकेंट का स्राव करती हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो ग्रंथियां होती हैं वह एक कोशिका से भी निर्मित हो सकती हैं तथा वह विशेष प्रकार की कोशिकाओं का क्या हो सकती हैं, समूह हो सकती हैं। यह क्या करती हैं, जो जंतु होते हैं, जंतुओं के शरीर में जो जैव प्रक्रियाएं संचालित होती हैं, उन जैव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए क्या करती हैं, वह रासायनिक पदार्थों को स्रावित करती है ताकि उनके अंतर्गत जो जैव प्रक्रिया हो रहा है उनको समन्वय व नियंत्रित किया जाए। जिससे वह रासायनिक पदार्थ क्या हो सकता है, तो हार्मोन भी हो सकता है, एंजाइम्स भी हो सकता है तथा लुब्रिकेंट्स भी हो सकते हैं।
अब यह प्रश्न उठता है कि यह ग्रंथियां जो होती हैं, ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? तो वस्तुतः ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन का स्राव करती हैं। हार्मोन का स्राव सीधे रुधिर में करती हैं। रुधिर यानी रक्त, रुधिर में करती हैं। अगर अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो अंतःस्रावी हमारे शरीर में कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं? तो हमारे शरीर में 8 अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। 8 अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। हम लोग इसको अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां किसको कहा जाता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, यानी उसमें किसी भी प्रकार की नलिका नहीं पाई जाती है। यह क्या स्रावित करती हैं? तो हार्मोन का स्राव करती हैं, और वह हार्मोन का स्राव यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन सीधे रक्त में छोड़ देती हैं या स्रावित कर देती हैं, और रक्त क्या करता है? हमारे शरीर के संपूर्ण अंगों में पहुंचाने का कार्य करता है। और वह क्या करते हैं? हार्मोन्स हमारे जैव प्रक्रियाओं को समन्वय व नियंत्रण करने का काम करती है। अगर कहें कि हमारे शरीर के अंतर्गत कितने प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो इसके अंतर्गत पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है, थाइमस ग्रंथि पाई जाती है, उसके बाद अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है, वृषण पाया जाता है, अंडाशय पाया जाता है। यानी कि इस तरह से अगर कहें तो हमारे शरीर के अंतर्गत 8 प्रकार की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसको भी देख लेते हैं कि यह 8 प्रकार की कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। यद्यप हमको नंबर 1 पीयूष ग्रंथि, नंबर 2 थायराइड ग्रंथि, नंबर 3 पैराथायराइड ग्रंथि, चौथा थाइमस ग्रंथि, पांचवा है अग्नाशय, उसके बाद अग्नाशय, छठवां है अधिवृक्क ग्रंथि, सातवां है वृषण, और आठवां है अंडाशय। इसको पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह संपूर्ण शरीर को क्या करती हैं? नियंत्रित व समन्वित करती हैं। समन्वय करने का कार्य करती हैं। यह थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अंतःस्रावी ग्रंथि तथा
इसके आगे हम लोग दूसरी जो ग्रंथि को पढ़ेंगे तो बहिस्रावी ग्रंथि। तो अग्नाशय क्या करता है? दोनों का काम करता है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि का भी काम करता है तथा वह बहिस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करता है। इसीलिए इसको कभी कभी मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि इससे हार्मोन, इस अग्नाशय के अंतःस्रावी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि के से हार्मोन तथा बहिस्रावी ग्रंथि से पाचन एंजाइम का स्राव होता है। तो यह मिश्रित ग्रंथि है। उसके बाद उसको वृषण, जो कि नर में पाया जाता है तथा अंडाशय, जो कि मादा में पाया जाता है। तो यही हमारे शरीर के, यानी कि मानव के शरीर के अंतर्गत जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, यह कितने प्रकार की होती हैं? 8 प्रकार की होती हैं। पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं। मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पूरे शरीर को क्या करती है? समन्वय व नियंत्रण करने का कार्य करती है। थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। उसके बाद अग्नाशय, जिसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि यह अंतःस्रावी ग्रंथि तथा बहिस्रावी दोनों ही ग्रंथियों का कार्य करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में यह हार्मोन्स को रिलीज करती है, जैसे कि हमने कहा था कि इसमें लैंगर-हाइंस की दीपिका होती है। लैंगर-हाइंस की दीपिका होती है, और उससे क्या स्रावित होता है? तो उससे 2 प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं, यानी इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है। और इससे विभिन्न प्रकार के पाचन एंजाइम भी स्रावित होता है। ठीक उसी प्रकार से अधिवृक्क, जो कि 6वें नंबर पर है। 7वें नंबर पर वृषण, जो कि नर में पाया जाता है, यानी कि यह पुरुषों में पाया जाता है। और यह अंडाशय है, जो कि मादा यानी स्त्रियों में यह अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बहिस्रावी ग्रंथियां। तो बहिस्रावी ग्रंथियां किसको कहा जाता है? तो बहिस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? नलिका विहीन होती हैं, इसीलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोला जाता है। और जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं वह क्या होती हैं? नलिका युक्त होती हैं, जो विशेष प्रकार के उत्तेजक रसायन को स्रावित करती हैं, जिसे एंजाइम्स कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो श्वेत ग्रंथि की बात करें, अश्रु ग्रंथि की बात करें, लार ग्रंथि की बात करें आदि। यह क्या होती है? यह बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं। यानी कि देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसी होती हैं? तो यह नलिका विहीन होती हैं, इनमें नलिका नहीं पाया जाता है। यह जो रासायनिक पदार्थ हार्मोन को स्रावित करती हैं वह सीधे रक्त में छोड़ देती हैं। जबकि बहिस्रावी ग्रंथियां किसको कहा जाता है? यह नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं, और इससे जो रासायनिक पदार्थ उत्तेजक के रूप में निकलता है, स्रावित होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको एंजाइम कहा जाता है।
यह उदाहरण है श्वेत ग्रंथियों की बात करें, चाहे अश्रु ग्रंथियों की बात करें, चाहे लार ग्रंथियों की बात करें, यह क्या है, बहिस्रावी ग्रंथियों का उदाहरण है। तो हम लोग अभी इसको देखते हैं कि इसके अंतर्गत हम लोग को अध्ययन क्या करना है, तो अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन करना है। तो अंतःस्रावी जो तंत्र बना हुआ है वह विशेष प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर के बना हुआ है। और अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां 8 प्रकार की होती हैं। तो यह 8 प्रकार की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जिसका हमने अभी अध्ययन किया था कि यह ग्रंथियां 8 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी यह ग्रंथियां होती हैं, इन ग्रंथियों के द्वारा किस प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं। अगर पीयूष ग्रंथि की बात करें, चाहे थायराइड ग्रंथि की बात करें, चाहे पैराथायराइड ग्रंथि की बात करें, चाहे थाइमस ग्रंथि की बात करें, चाहे अधिवृक्क ग्रंथि की बात करें, चाहे वृषण की बात करें, चाहे अंडाशय की बात करें, चाहे अग्नाशय की बात करें, यह जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं इनसे किस प्रकार का हार्मोन्स निकलता है, वह हार्मोन्स क्या कार्य करता है, तथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि इसको चित्र के माध्यम से हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि यह जो 8 प्रकार की ग्रंथियां हैं वह कहां कहां पाई जाती हैं तथा उनसे किस प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, वह क्या कार्य करते हैं। हम लोग विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियों के विषय में अध्ययन कर रहे थे। तो इसके अंतर्गत कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर में कहां पाई जाती है तथा वह कौन से हार्मोन्स का स्राव करती है और उसका कार्य क्या होता है। तो देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है उन्हीं ग्रंथियों को हम लोग पढ़ेंगे तथा उनसे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है उसके विषय में ही हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमने पहले से चित्र बनाकर रखे हैं। यह जो चित्र है यह मादा का है और यह नर का है। तो इसके अंतर्गत जो ग्रंथि पाई जाती है, तो यहाँ पर जैसा कि हमने कहा कि हम लोग को मुख्य ग्रंथियों को पढ़ना है। कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, या हम कहें कि परीक्षा के दृष्टिकोण से 10th क्लास की परीक्षा के दृष्टिकोण से वे महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, क्योंकि उससे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं, यहाँ पर होता है पीनियल ग्रंथि। यह भी कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। अगर इसके अतिरिक्त जो हम लोग मास्टर ग्लैंड्स की बात कर रहे थे, मास्टर ग्रंथि की बात कर रहे थे, तो यह भी कहाँ पाया जाता है, पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते थे, यह भी मस्तिष्क में पाया जाता है। उसके बाद जहाँ पर श्वास नलिका, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर श्वास नलिका और यहाँ पर श्वास नलिका, जहाँ पर कंठ से आकर के मिलती है वहाँ पर एक गुलाबी रंग का एच संरचना का ग्रंथि पाया जाता है। इसको थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। इसको थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। उसके बाद इस थायराइड ग्रंथि के पश्च भाग में 2 जोड़े में एक ग्रंथि पाई जाती है और उस ग्रंथि को पैरा थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। उसके बाद वक्ष के पास एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको थाइमस ग्रंथि कहा जाता है। इसके बाद ये अग्नाशय कहा जाता है। इसके विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे थे कि यह क्या होती है, यह मिश्रित ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावी ग्रंथि तथा बहिस्रावी ग्रंथि दोनों का काम करती है, क्योंकि यह हार्मोन्स तथा पाचन एंजाइम को भी स्रावित करती है। अग्नाशय यह वृक्क के पास, जो हम लोग वृक्क का अध्ययन किए थे, उस वृक्क के पास एक ग्लैंड पाया जाता है, एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। जो मादा होती है, मादा के अंतर्गत अंडाशय होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथि का काम करता है तथा उससे भी हार्मोन्स का स्राव होता है। तथा इसी प्रकार से जो नर होता है, नर में वृषण
पाया जाता है। और वृषण भी अंतःस्रावी ग्रंथि का काम करता है, क्योंकि इससे भी हार्मोन्स का स्राव होता है। अब हम लोग एक एक ग्रंथि को देखते हैं कि एक एक ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं। तो हम लोग, जैसा कि हमने कहा कि हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण ग्रंथि हैं और जिससे हार्मोन्स का स्राव होता है, उसी को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो पीयूष ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, पैराथायराइड ग्रंथि होता है, थाइमस ग्रंथि होता है, अग्नाशय होता है, अधिवृक्क होता है तथा अंडाशय और वृक्क। तो इससे कौन कौन से हार्मोन्स का स्राव होता है, उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पीयूष ग्रंथि पर एक क्वेश्चन पूछता है कि पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से वृद्धि हार्मोन्स स्रावित होते हैं, उनका नाम लिखिए, चाहे उसका वर्णन कीजिए। ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन में 2024 के लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं। पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि से जो स्रावित होने वाले हार्मोन्स है, जैसे कि हम लोग पहले वृद्धि हार्मोन को देखते हैं। तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। अब सोमैटोट्रोपिक हार्मोन को हम लोग वृद्धि हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है, वृद्धि हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है, GH इसको संकेत है। यह कार्य क्या करता है? तो जो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन है वह हमारे मानवों के अंतर्गत वृद्धि यानी कि उसकी लंबाई को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि यह हार्मोन कार्य क्या करता है? तो इस हार्मोन से मनुष्य के शरीर की लंबाई में वृद्धि होता है। लेकिन देखिए, हार्मोन्स का स्राव उतना ही होना चाहिए जितनी हमारी शरीर के लिए आवश्यक हो। अगर अत्यधिक स्राव होता है तो वह भी क्या हो सकता है? वह भी हमारे शरीर में विकार उत्पन्न कर सकता है। तो इस यहाँ पर क्या होता है कि अगर सोमैटोट्रोपिक का कम यदि स्राव होता है तो उससे मनुष्य बौना हो सकता है, यानी कि उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन अगर इस हार्मोन्स का अत्यधिक स्राव होता है तो इस हार्मोन्स के अत्यधिक स्राव के कारण मनुष्य का शरीर भीमकाय हो जाएगा। यानी कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। तो वह क्यों होते हैं? तो जो पीयूष ग्रंथि होती है और पीयूष ग्रंथि से जो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स का स्राव होता है, उसके अत्यधिक स्राव के कारण उनका शरीर भीमकाय हो जाता है। तो यह क्या है? यह एक वृद्धि हार्मोन है। ठीक उसी प्रकार से अगर दूसरे हार्मोन्स की बात करें जो कि पीयूष ग्रंथि से ही स्रावित होता है, तो दूसरा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन क्या कार्य करता है? तो ऑक्सीटोसिन का कार्य है कि यह गर्भावस्था के दौरान, यानी कि जब जो मादा होती है, मादा के अंतर्गत जब गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की पेशी में संकुचन पैदा करता है, जिससे कि प्रसव पीड़ा होता है। तथा जब बच्चा पैदा हो जाता है, यानी कि जब बच्चे बाहर आ जाता है, तो उस दौरान यह क्या कार्य करता है? तो यह दुग्ध ग्रंथियों को प्रेरित करता है। तो यह ऑक्सीटोसिन क्या कार्य करता है? तो यह दो कार्य करता है। पहला नंबर कि गर्भावस्था के दौरान जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय की पेशियों में संकुचन पैदा करता है, जिससे कि प्रसव पीड़ा होता है। उसके बाद दूसरा काम क्या करता है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है, यानी कि प्रसव के बाद दुग्ध ग्रंथियों को एक्टिवेट करता है, प्रेरित करता है। उसके बाद हम तीसरी हार्मोन्स को देखते हैं, जिसको हम लोग पूटिका प्रेरक हार्मोन कहते हैं।
जिसको हम लोग पूटिका प्रेरक हार्मोन कहते हैं। पूटिका प्रेरक हार्मोन। यह पूटिका प्रेरक हार्मोन जो है इसको FSH से इंगित किया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है कि पुरुषों में शुक्र जनन नलिका की वृद्धि करता है तथा दूसरा कार्य क्या करता है? यह भी क्या है? एक वृद्धि हार्मोन है। और दूसरा यह कार्य करता है कि स्त्रियों में ग्राफिक पूटिका का वृद्धि करता है। क्योंकि ग्राफिक पूटिका क्या होती है? तो ग्राफिक पूटिका से ही अंडाशय का उत्सर्जन होता है। और यह क्या करता है? जो पूटिका प्रेरक हार्मोन है वह पूटिका प्रेरक हार्मोन दो कार्य करता है कि पुरुषों में शुक्र जनन नलिका की वृद्धि करता है तथा स्त्रियों के अंतर्गत जो ग्राफिक पूटिका होती है ग्राफिक पूटिका की वृद्धि करता है। तो यह भी क्या है? एक वृद्धि हार्मोन है। उसी तरह से एक चौथा हार्मोन है, थायरोट्रॉपिक हार्मोन। इसको थायराइड प्रेरक हार्मोन भी बोला जाता है। यह भी एक क्या है? एक वृद्धि हार्मोन है। और यह जैसा कि देखिए थायराइड प्रेरक हार्मोन, जो थायरोट्रॉपिक हार्मोन होता है जो कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, यह क्या करता है? थायराइड की वृद्धि करने का कार्य करता है। यानी कि जो पीयूष ग्रंथि से जो एक वृद्धि हार्मोन थायरोट्रॉपिक का स्राव होता है वह क्या कार्य करता है? तो थायराइड ग्रंथि हम लोग देख रहे थे, थायराइड ग्रंथि में वृद्धि करने का कार्य करता है। उसके अतिरिक्त एक और देख लेते हैं जो कि वृद्धि हार्मोन के रूप में काम करता है, मैमोट्रॉपिक हार्मोन। जो पांचवा होगा मैमोट्रॉपिक हार्मोन। मैमोट्रॉपिक जो हार्मोन होता है वह मैमोट्रॉपिक हार्मोन यह स्त्रियों के अंतर्गत, खासतौर से स्त्रियों के अंतर्गत स्रावित होता है और इससे स्त्रियों के अंतर्गत स्तन वृद्धि तथा दुग्ध ग्रंथियों को प्रेरित करता है। यानी कि यह जो मैमोट्रॉपिक हार्मोन है यह भी पीयूष ग्रंथि से निकलता है और यह भी क्या है? एक वृद्धि हार्मोन है। यह स्त्रियों के अंतर्गत खासतौर से स्रावित होता है और इस हार्मोन्स के कारण स्त्रियों के अंतर्गत स्तन वृद्धि तथा दुग्ध ग्रंथियां क्या होती हैं? प्रेरित होती हैं। उसके बाद एक और हम लोग छठवां हार्मोन देख लेते हैं कि जो छठवां हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यह छठवां हार्मोन होगा। यह क्या कार्य करता है? तो यह जो अंडाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन एंड्रोजन
एंड्रोजन को प्रेरित करता है, स्राव के लिए प्रेरित करता है, स्राव के लिए प्रेरित करता है। यानी जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि क्या कार्य करती है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का स्राव करती है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या करता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो वृषण के द्वारा जो स्रावित होने वाला एंड्रोजेंस हार्मोन है, उस एंड्रोजेंस हार्मोन्स को स्राव के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो यह पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाली जो 6 प्रकार के हार्मोन्स की बात करें, उसमें से जो 4 प्रकार के हार्मोन्स हमने पढ़ाया वह वृद्धि हार्मोन थे, तथा यह 2 हार्मोन जिससे बहुविकल्पी के क्वेश्चन बनने की संभावना होता है, उसको हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं पैराथायराइड ग्रंथि को देखते हैं, थायराइड ग्रंथि को देखते हैं। तो थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन का स्राव होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। यह स्राव किससे होता है, तो थायराइड ग्रंथि से होता है। इसका जो संश्लेषण होता है, जैन की थायरॉक्सिन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, तो आयोडीन के द्वारा होता है, आयोडीन के द्वारा होता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी के कारण क्या हो जाता है, हमारे शरीर में घेंघा रोग हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है। यानी आयोडीन क्या कार्य करता है, तो आयोडीन थायराइड ग्रंथि से जो स्रावित होने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन है उसको संश्लेषित करता है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंतर्गत घेंघा रोग नहीं होता है। उसके बाद हम लोग पैराथायराइड ग्रंथि को देखते हैं। इससे अन्य प्रकार के हार्मोन्स का भी स्राव होता है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसी हार्मोन्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो पैराथायराइड ग्रंथि की बात करें तो पैराथायराइड ग्रंथि से 2 प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है, जिसको पैराथार्मिन हार्मोन कहा जाता है, तथा दूसरा होता है कैल्सीटोनिन हार्मोन। यह क्या कार्य करते हैं, तो यह जो पैराथार्मिन हार्मोन है, यह पैराथार्मिन हार्मोन हमारे आंत के अंतर्गत कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन यह कैल्सीटोनिन जो हार्मोन है, कैल्सीटोनिन हार्मोन हमारे शरीर के अंतर्गत क्या कार्य करता है, तो कैल्शियम के जो शोषण का कार्य होता है, अवशोषण का कार्य होता है, उसको नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। यानी कि दोनों का कार्य क्या है, हमारे शरीर के अंतर्गत कैल्शियम को नियंत्रित करना है, कैल्शियम को नियंत्रित करना है। लेकिन इससे जो बहुविकल्पी के अगर क्वेश्चन बनते हैं तो यह पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा पैराथायराइड ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। तो देखिए पैराथार्मिन जो कि पैराथायराइड से स्रावित होता है, और कैल्सीटोनिन, तो कैल्सीटोनिन भी किससे स्रावित होता है, तो पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। उसके बाद थाइमस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो थाइमस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो थाइमस ग्रंथि से थाइमोमिन हार्मोन्स का स्राव होता है, जो कि हमारे शरीर के अंतर्गत टी कोशिका की वृद्धि करता है। यानी कि थाइमस ग्रंथि से, जो कि हमारे वक्ष के पास पाया जाता है, इससे
थाइमोनिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है और हमारे शरीर के अंतर्गत जो टी कोशिका होती है, तो टी कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा होता है? तो थाइमस ग्रंथि से स्रावित होने वाले थाइमोनिन ग्रंथि हार्मोन्स से होता है। अब इसके बाद जो अग्नाशय होता है, तो अग्नाशय के विषय में हम लोग जानते हैं कि जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय से इंसुलिन तथा दूसरा ग्लूकेगॉन, दो हार्मोन्स का स्राव होता है। इसके अतिरिक्त भी स्राव होता है, लेकिन हम लोगों को जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यह इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन किससे स्रावित होता है? तो अग्नाशय से स्रावित होता है, क्योंकि यह मिश्रित ग्रंथि है। इससे पाचन एंजाइम भी स्रावित होता है, पाचन एंजाइम भी स्रावित होता है, पाचन एंजाइम। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को पाचन एंजाइम से मतलब नहीं है, यहाँ पर हम लोगों को अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कौन से हार्मोन्स को स्रावित करती है? तो इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन। इंसुलिन क्या करता है? तो इंसुलिन शर्करा को नियंत्रित करता है। जो ब्लड में शर्करा पाई जाती है, शर्करा को क्या करता है? उसको नियंत्रित करता है। तथा दूसरा ये ग्लूकेगॉन क्या करता है? तो ग्लूकोज का निर्माण करता है। यानी अग्नाशय जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, अग्नाशय से निकलने वाले दो हार्मोन्स इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन। इंसुलिन क्या करता है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, तथा ग्लूकेगॉन क्या करता है? तो ग्लूकोज के निर्माण का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त अन्य भी हार्मोन्स इससे स्रावित होता है, लेकिन हम लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब उसके बाद जो अधिवृक्क ग्रंथि है, तो अधिवृक्क ग्रंथि को एड्रिनल ग्रंथि भी कहा जाता है, एड्रिनल ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इसको एड्रिनल ग्रंथि को पहले नंबर की दो भागों में बांटा गया है, एड्रिनल कॉर्टेक्स तथा दूसरा होता है एड्रिनल मेडुला। अब इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इससे गिनरैलो कार्टिकाइड्स हार्मोन तथा ग्लूकोकार्टिकाइड्स हार्मोन्स का स्राव होता है। यानी कि जो एड्रिनल ग्रंथि होती है वह दो भागों में बटी हुई है। इसको एक को हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? एड्रिनल मेड्यूला कहते हैं। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है उससे दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होता है, गिनरैलोकॉर्टिकाइड्स तथा ग्लूकोकार्टिकाइड्स, दो प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है। उसी तरह से एड्रिनल मेड्यूला से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होता है? तो एड्रीनाइलिन हार्मोन तथा दूसरा हार्मोन्स होता है नॉर एड्रेनालिन हार्मोन। यद्यपि इससे जो स्रावित होने वाले हार्मोन है उस पर बहुविकल्पी के कोई भी क्वेश्चन पूछता नहीं है और लघु उत्तरी की भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो हालांकि यहाँ पर हम लोग देख रहे थे तो तमाम तरह की जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, जो मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, तो कहाँ से क्वेश्चन बना देगा इसके विषय में न तो हम जानते हैं और न ही आप जानते हैं। तो यह जो अधिवृक्क ग्रंथियाँ होती हैं, अधिवृक्क ग्रंथियों को ही एड्रिनल ग्रंथि कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि को दो भागों में बांटा गया है, एड्रिनल कॉर्टेक्स तथा एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल जो कॉर्टेक्स होता है उससे गिनरैलोकॉर्टिकाइड्स
हार्मोन्स तथा ग्लूकोकार्टिकाइड्स हार्मोन्स का स्राव होता है। उसी प्रकार से जो एड्रिनल मेड्यूला जो भाग है उससे एड्रिनालिन हार्मोन तथा नॉर एड्रिनालिन हार्मोन्स का स्राव होता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो वृषण होता है वह वृषण से कौन से हार्मोन्स का स्राव होता है। तो अभी हमने उसका नाम बताया कि वृषण से ये इंपॉर्टेंट है। तो वृषण से एंड्रोजेंस हार्मोन्स का स्राव होता है। एंड्रोजेंस हार्मोन्स क्या करता है, तो पुरुषों के अंतर्गत यौनारंभ के लक्षणों को प्रेरित करता है। यानी कि जब कोई बच्चा है, जो पुरुष है, वह जो एडल्ट होता है, तो एडल्ट होने के बाद जो उसको वयस्क होने के लिए जो शरीर के अंतर्गत जो भी परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो वृषण के द्वारा स्रावित होने वाले एंड्रोजन हार्मोन्स के कारण होता है। उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं कि अंडाशय से कौन कौन से हार्मोन्स का स्राव होता है। तो अंडाशय जो कि मादा के अंतर्गत पाया जाता है, यानी कि स्त्रियों के अंतर्गत पाया जाता है। इस अंडाशय से 3 प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है। एस्ट्रोजन, उसके बाद नंबर 2 होता है प्रोजेस्टेरोन, तथा तीसरा होता है रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन को मुख्य रूप से नारी हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से वृषण के द्वारा जो एंड्रोजेंस हार्मोन्स का स्राव होता है, जो कि बालकों के अंतर्गत उसके वयस्क होने के तमाम तरह से लक्षण जो परिलक्षित होते हैं, उसको सामने लाने का यानी कि उस परिवर्तन को करने का कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार से बालिकाओं के अंतर्गत जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, वह उसके अंतर्गत वयस्क होने पर जो परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन को प्रेरित करने का कार्य करता है। उसके बाद जो रिलैक्सिन होता है, इसके विषय में कोई खास वो नहीं है। जो रिलैक्सिन होता है, तो रिलैक्सिन क्या करता है, जब स्त्रियों के अंतर्गत जब प्रसव पीड़ा होता है, तो प्रसव पीड़ा के दौरान वह प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो प्यूबिक सिम्फाइलिस नलिका होती है, उसको चौड़ा करने का यानी उसको फैलाने का कार्य करता है, जिससे कि प्रसव के दौरान दर्द ना हो। तो यह जो अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन्स हैं, वह 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से यह इंपॉर्टेंट होता है और यह इंपॉर्टेंट होता है। और वृषण से निकलने वाला जो हार्मोन होता है, यह भी क्या होता है, यह भी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद थायराइड ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन होता है, यह भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। शेष उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो यहाँ जो अंडाशय है, जो कि मादा के अंतर्गत अंडाशय पाया जाता है, अंडाशय से क्या निकलता है, 3 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि नारी हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, और बालिकाओं के अंतर्गत वयस्क होने का जो लक्षण होता है, जो परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन को प्रेरित करता है। तथा उसके बाद प्रोजेस्टेरोन होता है। उसके बाद दूसरा होता है रिलैक्सिन होता है, और यह क्या करता है, रिलैक्सिन जो ये गर्भावस्था के दौरान जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, जो प्रसव के दौरान जो प्यूबिक सिम्फाइसिस को वह
चौड़ा करने का कार्य करता है। तो यह अंडाशय के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन है। उसके बाद हमने कहा कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, तो मुख्य रूप से अंतःस्रावी ग्रंथियां यही होती हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वह क्या करती हैं, हार्मोन्स का स्राव करती हैं। जैसे प्लेसेंटा की यदि बात करें, प्लेसेंटा की बात करें तो प्लेसेंटा से भी जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका क्या होता है, स्राव होता है। ठीक इसी प्रकार से रिलैक्सिन हार्मोन्स का भी यह प्लेसेंटा स्राव करता है। तो यह प्लेसेंटा है। उसी तरह से पीनियल ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि। तो पीनियल ग्रंथि से भी एक हार्मोन्स का स्राव होता है, लेकिन हमारे हाई स्कूल के परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। मेलाटोनिक हार्मोन मेलाटोनिक हार्मोन। तो यह हुआ हमारे नर और मादा, यानी कि मनुष्यों के अंतर्गत जो नर होता है और मादा होता है उसके अंतर्गत कौन कौन से अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं तथा उन अंतःस्रावी ग्रंथियों से किस प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है और वह हार्मोन हमारे शरीर के अंतर्गत क्या कार्य करता है उसको हम लोग देख रहे थे। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि पादप हार्मोन्स को देखते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पादपों के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, लेकिन उसके अंतर्गत यानी कि पादपों के अंतर्गत भी हार्मोन्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, पादपों के अंतर्गत वृद्धि को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो हम लोग अब पादप हार्मोन को देखते हैं। हार्मोन क्या होते हैं पहले हम लोग यह जानते हैं। तो पादप हार्मोन वे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पेड़ पौधों के निश्चित स्थान पर संश्लेषित होते हैं तथा पादप संवहन ऊतक याद होगा आपको। पादप संवहन ऊतक कौन कौन से, जाइलम व फ्लोएम के द्वारा पौधों के सभी भागों में संवहन किया जाता है, जो पादपों के वृद्धि तथा उपाचयी क्रिया को नियंत्रित करता है। यानी जो पादप होते हैं, पादपों के अंतर्गत जो वृद्धि होता है, चाहे उपाचयी क्रिया की बात करें, यह दोनों क्रिया को नियंत्रित करने के लिए जिस प्रकार से जंतु के अंतर्गत हार्मोन्स पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से पादपों के अंतर्गत भी क्या पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं, जो पादपों के निश्चित स्थान पर वह क्या होते हैं, संश्लेषित होते हैं तथा जो पादप के अंतर्गत संवहनीय ऊतक होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संवहनीय ऊतक कौन कौन से होते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम को हम लोग संवहनीय ऊतक के नाम से जानते हैं। तो जो जाइलम और फ्लोएम संवहनीय ऊतक है, वह
हार्मोन्स को यानी कि पादपों के हार्मोन्स को पादप के विभिन्न भागों में परिसंचरण करने का कार्य करते हैं, संवहन करने का कार्य करते हैं। यह जो पादप हार्मोन होता है यह कितने प्रकार का होता है इसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। इसके अंतर्गत बहुविकल्पी के क्वेश्चन पूछा जाता है। वस्तुतः जो एक हार्मोन होता है उससे कभी कभी लघु उत्तरी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो उस दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे। लेकिन यह पांचों प्रकार के हार्मोन्स का नाम याद रखिएगा, क्योंकि इससे बहुविकल्पी के क्वेश्चन बनाया जाता है। तो अगर हम लोग पादप हार्मोन की बात करें तो पादप हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। एक हार्मोन जो होता है उसको वृद्धि प्रेरक हार्मोन कहा जाता है, हार्मोन कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि इस हार्मोन से हम अभी बताएंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स होता है। इस हार्मोन से पादपों के अंतर्गत क्या होता है, वृद्धि होती है, यानी कि यह नाम ही है वृद्धि प्रेरक हार्मोन। ठीक उसी प्रकार से दूसरा हार्मोन होता है वृद्धि अवरोधक हार्मोन, यानी एक वृद्धि को प्रेरित करने का काम करता है और एक क्या करता है, वृद्धि को अवरोध करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से अगर पादप हार्मोन्स की बात करें तो पादप हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वृद्धि प्रेरक हार्मोन, तथा अगर दूसरे की बात करें तो वृद्धि अवरोधक हार्मोन। जो वृद्धि प्रेरक हार्मोन होते हैं वह भी कितने प्रकार के होते हैं, वह भी 3 प्रकार के होते हैं। ऑक्सिन, दूसरा होता है जिबरेलिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, तथा तीसरा होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन्स यह वृद्धि प्रेरक हार्मोन है, यानी कि पादप हार्मोन के अंतर्गत यह वृद्धि प्रेरक हार्मोन है। ऑक्सिन की बात करें, जिबरेलिन की बात करें, साइटोकाइनिन की बात करें, यह क्या करते हैं, पादपों के अंतर्गत वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑक्सिन को याद रखिएगा, क्योंकि इससे बहुविकल्पी का क्वेश्चन बनता है। और इसके साथ में ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे। यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन करता है, मैं भी कंफ्यूज हो गया, जब पढ़ा रहा था तब भी कंफ्यूज हुआ। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो ऑक्सिन है यह क्या है, पादप हार्मोन है। जो जिबरेलिन है वह क्या है, पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन जो है हार्मोन्स है वह भी क्या है, पादप हार्मोन है। अब इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि यह जो स्राव होता है, ऑक्सिन का जो स्राव होता है वह पादपों के शीर्ष पर होता है, यानी कि जहां पर वृद्धि होता है वहां पर इसका संश्लेषण होता है। और यह कार्य क्या करता है, तो यह पादपों के अंतर्गत वृद्धि को प्रेरित करता है। ठीक उसी प्रकार से जिबरेलिन की बात करें तो यह भी क्या करता है, यह पादपों के अंतर्गत वृद्धि का कार्य करता है। और साइटोकाइनिन की भी बात करें तो यह भी क्या करता है, पादपों के अंतर्गत वृद्धि का कार्य करता है। लेकिन 2024 का पेपर उठाकर देखेंगे तो उसके अंतर्गत लघु उत्तरी क्वेश्चन के अंतर्गत ऑक्सिन को के विषय में पूछा है कि ऑक्सिन जो पादप हार्मोन ऑक्सिन के 4 कार्य बताइए। तो उस हिसाब से हम इसको देख रहे हैं कि ऑक्सिन क्या क्या कार्य करता है। तो ऑक्सिन का नंबर 1 की बात अगर बात करें तो ऑक्सिन पादप के ऊपरी सिरे यानी परोह पर संश्लेषित होता है। यह कार्य क्या करता है, तो इसके 4 कार्य अगर पूछ रहा है तो हम लोग 4-5 कार्य इसका देख लेते हैं। यह पादपों में
अनुवर्तनी गति को अनुवर्तनी गति के अनुसार वृद्धि को प्रेरित करता है। आपको याद होगा कि अनुवर्तनी गति के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे कि प्रकाशानुवर्तन गति और गुरुत्वानुवर्तन गति। तो हम लोग देख चुके हैं कि प्रकाशानुवर्तन गति क्या होता है। इसके पीछे वाले जो हमने वीडियो दिया था उसके अंतर्गत इस पर हमने चर्चा किया है कि प्रकाशानुवर्तन गति क्या होता है, गुरुत्वानुवर्तन गति क्या होता है। तो यह जो ऑक्सिन हार्मोन है, यह ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, तो ऑक्सिन हार्मोन यह पादपों में अनुवर्तनीय गति के अनुसार वृद्धि को प्रेरित करता है। अगर नंबर 2 की बात करें तो यह कायिक प्रजनन को प्रेरित करता है। कायिक प्रजनन को प्रेरित करता है। जब हम लोग इस लेसन के बाद, यानी यह लेसन जो ही समाप्त होगा, तो उसके बाद हम लोग जीवों में जनन पढ़ेंगे। तो यह जब प्रजनन पढ़ेंगे तो जीवों के अंतर्गत जब प्रजनन पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत हम लोग कायिक प्रजनन के विषय में पढ़ेंगे। तो यह क्या करता है, ऑक्सिन क्या करता है, कायिक प्रजनन को प्रेरित करने का कार्य करता है। यह दूसरा कार्य है। अगर तीसरे की हम बात करें तो यह फलों को झड़ने से रोकता है। तो यह फलों को झड़ने से रोकता है। यानी अगर कोई सी पादप का फल गिर जाता है तो वह उस पर किस चीज का छिड़काव करना पड़ता है, तो ऑक्सिन का छिड़काव करना पड़ता है, क्योंकि ऑक्सिन क्या करता है, यह फलों को झड़ने से रोकने का भी कार्य करता है। उसके बाद यह चौथा है बीज रहित पादप को तैयार करने में मदद करता है। बीज रहित पादप तैयार करने, जैसे कि अगर कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि जिसमें बीज नहीं प्राप्त होता है, तो बीज रहित पौधे को यह क्या करता है, तैयार करने के लिए इसको ऑक्सिन का इस्तेमाल या ऑक्सिन हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है कि पादपों के अंतर्गत 5वां कार्य है, वैसे 4 पूछता है। 5वां कार्य है कि पादपों के पुष्पों को झड़ने से रोकता है। तो यह हुआ ऑक्सिन हार्मोन्स के कार्य। कहाँ से यह स्रावित होता है, तो यह पादपों के ऊपरी सिरे परोह से वह स्रावित होता है। यह कार्य क्या करता है, तो वृद्धि का कार्य करता है। अभी हमने 5 इसके कार्य बताए, और 2024 के पेपर में इससे केवल यह पूछा गया कि ऑक्सिन हार्मोन्स के 4 कार्य लिखिए, तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद यह जो है जो दूसरा वृद्धि हार्मोन है, तो वृद्धि हार्मोन कौन कौन से होते हैं, तो एब्सिसिक हार्मोन, एब्सिसिक अम्ल होता है। ध्यान रखिएगा, एब्सिसिक अम्ल होता है नंबर 1, और नंबर 2 होता है एथिलीन क्या कार्य करता है, तो एथिलीन का कार्य होता है, यह देखिए, यह वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। तो जाहिर सी बात है कि एक यहां पर देखिए फंडामेंटल चीज को इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा सा सेंस इस्तेमाल कीजिए कि जो भी वृद्धि हार्मोन है, पादपों के अंतर्गत वृद्धि हार्मोन है,
वह वृद्धि हार्मोन क्या करेंगे, तो पादपों में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। ऑक्सिन की बात करें, जिबरेलिन की बात करें, चाहे साइटोकाइनिन की बात करें, यह क्या करेंगे, यह एक कार्य तो निश्चित रूप से करेंगे कि पादपों के किसी न किसी पार्ट्स में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। अगर हम वृद्धि अवरोधक हार्मोन्स की बात करें तो वृद्धि अवरोधक हार्मोन क्या कार्य करेंगे, तो वृद्धि अवरोधक हार्मोन यह पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करने का कार्य करेंगे। चाहे एब्सिसिक अम्ल की बात करें, चाहे एथिलीन की बात करें, लेकिन एथिलीन एक और कार्य करता है कि यह क्या करता है, फलों को पकने में सहायता करता है। वस्तुतः यह जो पादपों के अंतर्गत जो पुष्प होता है, तो यह क्या करता है, यह एथिलीन एक गैस के रूप में होता है, यानी कि पादप हार्मोन के अंतर्गत यह एक गैस के रूप में होता है, गैसीय अवस्था में होता है। एथिलीन क्या होता है, गैसीय अवस्था में होता है और यह फलों को पकने में सहायता करता है। उसी तरह से एब्सिसिक अम्ल की बात करें तो एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, तो पादपों में वृद्धि को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो देखिए, पादप हार्मोन से लगभग लघु उत्तरी क्वेश्चन तथा दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, इसके अंतर्गत बहुविकल्पी का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कि पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, तो पादप हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं, वृद्धि प्रेरक हार्मोन, वृद्धि अवरोधक हार्मोन। वृद्धि प्रेरक हार्मोन कौन कौन से होते हैं, तो ऑक्सिन की बात करें, जिबरेलिन की बात करें, चाहे साइटोकाइनिन की बात करें, यह क्या होते हैं, वृद्धि प्रेरक हार्मोन होते हैं। उसी तरह से वृद्धि अवरोधक हार्मोन की बात करें तो वृद्धि अवरोधक हार्मोन भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एब्सिसिक अम्ल की बात करें, चाहे एथिलीन की बात करें, एथिलीन क्या होता है, वह गैसीय अवस्था में होता है। तो इस प्रकार से यह क्या होता है, यह इतने ही पादप हार्मोन है और इस तरह से यह लेसन समाप्त होता है। अगले लेसन के साथ हम मिलते हैं। थैंक यू।